जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान के परमाणु कमांड के पहले कमांडर की कर दी गई है नियुक्ति। क्या भारत के एटम बम की तैनाती का है डर? वहीं ब्रिक्स समिट के लिए भारत ने पहली बार तारिक रहमान को दिया न्योता। दोस्तों, बांग्लादेश ने यात्रा पर रख दी शर्त, फंस गया पेच। बताएंगे भारत ने बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को बुलाया तो क्या आया जवाब? क्या शेख हसीना के भूत से डर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे ब्रेकिंग खबर। तो वहीं आपको बताएंगे रातों रात ट्रंप ने 60 देशों पर लगा दिया नया टैरिफ। भारत पर भी इतने % का टैरिफ लगाया। जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर कार्रवाई। भारत पर पहले से ही 15% का टैरिफ लगा हुआ था दोस्तों, अब 10% का टैरिफ लगाया गया है। तो क्या अब टोटल 25% का टैरिफ लगा है या फिर क्या है? इसको लेकर जानकारी सबसे पहले बताएंगे। साथ ही साथ एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत के दुश्मन देशों चीन और पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले पड़ोसी देशों को आज नहीं तो कल ये रियलाइज जरूर होगा कि भारत उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और गिड़गिड़ाते हुए भारत के पास अवश्य आएगा। मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के 12 परमाणु बमों के तैनाती के खुलासे के बाद से ही पाकिस्तानी सेना में हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी नियुक्त किया है। उन्हें 4 स्टार जनरल का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, आमिर को पाकिस्तान के नेशनल स्ट्रेटजी कमांड का कमांडर नियुक्त किया है। इस पद को पाकिस्तान के विवादित 27वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है। इस संशोधन के जरिए पाकिस्तान सेना के चेन ऑफ कमांड में भारी बदलाव किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान में परमाणु बम की कमान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पास होती थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल आमिर नियुक्ति फिर से नियुक्ति और सेवा विस्तार का पूरा फैसला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारिश पर ही होगा, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना में CDF के पद को भी 27वें संविधान संशोधन के तहत ही बनाया गया है। इस पद को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है। इससे अब आसिम मुनीर देश में सेना के प्रमुख रहते हुए भी सबसे ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर की रैंक एक आर्मी चीफ के बराबर हो गई है। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि यह अपने आप में पाकिस्तानी सेना के नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव है। शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर की नियुक्ति का आदेश जारी करते हुए उन्हें बेहद अहम जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक अभी एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नियुक्त किया जाना है। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर के पास अब पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, जिसमें पाकिस्तानी मिसाइलें और परमाणु बम आएंगे। जी हां, पाकिस्तानी विशेषज्ञों का कहना है कि मुनीर सेना अपनी सैन्य तैयारी को ज्यादा मजबूत करना चाहती है और इसी वजह से इस नए पोस्ट को बनाया है। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान में इन दिनों आपको याद होगा आसिम मुनीर और उनकी सेना के खिलाफ मौलाना डीजल ने मोर्चा खोला हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक असामान्य कदम उठाते हुए खुलकर मुनीर पर हमला बोला है। इससे पहले मौलाना सेना को सपोर्ट करते थे। इससे पहले पाकिस्तानी सेना के साथ उनका टकराव बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ से यह नियुक्ति करवाई है। पाकिस्तानी सेना के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंतर्गत रणनीतिक और मिसाइल जखीरे आते हैं। इसका मुख्यालय रावलपिंडी के चकलाला में है। ये परमाणु मिसाइलों की भी देख रेख करते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दे इतना ही नहीं, साथ ही साथ ये भी बहुत बड़ी और भारत को झटका और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। वो ये कि पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करेगा अमेरिका। शहबाज सरकार ने कर दी इसकी पुष्टि। दोस्तों, भारत को बड़ा झटका। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उसकी वायुसेना के F-16 फाइटर जेट के अपग्रेड करने पर अमेरिका के साथ साझेदारी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए $686 मिलियन की एडवांस टेक्नोलॉजी और अपग्रेड की बिक्री को मंजूरी दे दी थी। ये डील ऐसे समय में हुई है जब भारत के साथ पाकिस्तान का तनाव चल रहा है। बीते साल मई में दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक भीषण लड़ाई चली थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी से जब अमेरिका के साथ इस डील के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के बीच व्यापक संबंधों में रक्षा सहयोग महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने $686 मिलियन के अपग्रेड कार्यक्रम के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई, लेकिन कहा कि इसके डिलीवरी शेड्यूल से जुड़े सवालों का जवाब पाकिस्तान का
रक्षा मंत्रालय देगा। तो दोस्तों वही नेक्स्ट और सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां ब्रिक्स समिट के लिए भारत ने तारिक रहमान को दिया न्योता। दोस्तों भारत ने बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को बुलाने का आमंत्रण भेजा, लेकिन अभी तक नहीं आया बांग्लादेश की तरफ से कोई भी जवाब। क्या शेख हसीना के भूत से डर रहे हैं तारिक रहमान? क्या है जानकारी आपको बता दें। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत ने वैश्विक सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देने की मंशा से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इसमें शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का मसला तारिक रहमान के भारत आने में आड़े आ सकता है। 12 से 13 सितंबर 2026 को आयोजित हो रहा ये सम्मेलन वैश्विक सहयोग, व्यापार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शमास ओबेद इस्लाम ने गुरुवार को कहा है कि मंत्रालय को भारतीय पक्ष से निमंत्रण मिला है और उन्होंने इसे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। शमा ओबेद इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार होने के नाते बांग्लादेश क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। बांग्लादेश को उम्मीद है कि भारत एक बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर अपने आंतरिक मुद्दों को सुलझाएगा और समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगा। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शेख हसीना की वापसी को लेकर या भारत में उनके रहने को लेकर डर गया है बांग्लादेश। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पद संभालने के बाद फरवरी में भी तारिक रहमान को आमंत्रित किया था। तारिक रहमान अब तक भारत आने का राजनीतिक जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में ही है और तारिक रहमान को देश में इसके खिलाफ होने वाली संभावित प्रतिक्रिया की चिंता है। हालांकि बांग्लादेश भी ब्रिक्स का सदस्य बनने का इच्छुक है और उसे पहले ही चीन और रशिया का समर्थन हासिल हो चुका है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों के शामिल होने की उम्मीदें हैं। तारिक रहमान ने हाल ही में मलेशिया और चीन का दौरा किया है और इस साल के आखिर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए जापान और अमेरिका जाने की भी योजना बना रहे हैं। भारत के निमंत्रण की आधिकारिक पुष्टि का अभी भी इंतजार है। भारत ने 2016 में भी जब उसने आखिरी बार ब्रिक्स समिट की मेजबानी की थी, बिम्स्टेक के सदस्य के तौर पर बांग्लादेश को ब्रिक्स आउटरीच सेशन के लिए आमंत्रित किया था। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुरुवार को मनीला में आसियान रीजनल फोरम के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात की। ढाका में एक अधिकारी ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। अब देखना ये होगा दोस्तों कि भारत द्वारा बुलाए दिए गए इस आमंत्रण पर क्या तारिक रहमान हामी भरते हैं भारत आने के लिए या फिर वो भारत विरोधी ही फैसले लेते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फैसले ले सकता है तारिक रहमान? जो भी आपकी निजी राय हो इस मुद्दे पर अवश्य कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है, सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें बांग्लादेश से जुड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बांग्लादेशी सेना के साथ मिजोरम सीमा पर युद्ध लड़ने का अभ्यास कर रही है अमेरिकी आर्मी, जो कि भारत के लिए बहुत बड़े टेंशन की खबर है दोस्तों। अमेरिकी सेना इस समय बांग्लादेश की आर्मी के साथ मिलकर भारत के बॉर्डर के बेहद करीब एक सैन्य अभ्यास कर रही है। दोनों देशों की सेनाओं ने इंडो पैसिफिक में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 19 जुलाई को टाइगर लाइटनिंग नाम से संयुक्त अभ्यास शुरू किया था। 13 दिनों तक चलने वाला यह अभ्यास 31 जुलाई को खत्म होगा। इसके तहत दोनों देशों की सेनाओं ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम से सटे बॉर्डर के पास चटगांव हिल एरिया में अभ्यास किया है। टाइगर लाइटनिंग अभ्यास बांग्लादेश और अमेरिकी सेनाओं के बीच होने वाले सालाना अभ्यास है जो साल 2017 से चल रहा है। हालांकि कोविड-19 महामारी के समय इसमें कुछ समय के लिए रुकावटें आई थी। इस अभ्यास में अमेरिकी सेना की पैसिफिक कमांड और ओरेगन नेशनल गार्ड के कुल 91 कर्मी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं बांग्लादेश सेना की पैरा कमांडो ब्रिगेड और विभिन्न इकाइयों के कुल 93 सदस्य शामिल हैं। चटगांव में अमेरिका और बांग्लादेश की सेना का संयुक्त अभ्यास भारत के लिए सामरिक नजरिए से बहुत ही संवेदनशील माना जा रहा है। चटगांव का हिल एरिया भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के बॉर्डर के पास है, जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ ही म्यांमार के साथ त्रिकोणीय जंक्शन पर मिलती है। यहाँ से म्यांमार का अस्तित्व पोर्ट भी करीब पड़ता है दोस्तों, जहाँ भारत ने निवेश किया है। चटगांव वही इलाका है जिसे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौर में अमेरिकी सेना की गतिविधियों की वजह से चर्चा में आया था। उस दौरान रिपोर्टों में कहा गया था कि अमेरिका इसे एक ऐसे बेस के रूप में विकसित करना चाहता है जिससे म्यांमार के विद्रोहियों को मदद पहुंचाई जा सके। तो वहीं अब नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारतीय, बांग्लादेशी, नेपाली सब लड़ रहे, हम ही निकम्मे हैं। जी हां, सीजेपी प्रदर्शन पर बोले पाकिस्तानी जेनजीज। दोस्तों क्या अब ये भी मचाएंगे पाकिस्तान में बवाल? बता दें दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तानियों की भी नजर लगी है। पाकिस्तान के युवा भारतीय छात्रों के प्रदर्शन और अपनी मांगों के लिए लड़ने से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के कई सोशल इन्फ्लुएंसर अपने युवाओं से सवाल कर रहे हैं कि अगर भारतीय छात्र अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरकर लड़ सकते हैं तो
पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि नेपाल से बांग्लादेश तक युवा अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी एकदम निकम्मों की तरह बैठे हैं। हम ऐसे बैठे हैं जैसे हमारा जमीर मर गया हो। नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले प्रोटेस्ट को पाकिस्तानी हैरानी से देख रहे हैं। वो प्रोटेस्ट में इस्तेमाल हो रहे बैनरों, तख्तियों, गानों, नारे और दूसरी चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। अब पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी युवा इस्लामाबाद में डी चौक यानी डेमोक्रेसी चौक पर उतरकर अपनी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते। दोस्तों, पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर मोहम्मद वलीद ने कहा कि दिल्ली की तरह इस्लामाबाद में नहीं हो सकता ऐसा। दरअसल पाकिस्तान में शुरू से ही डेमोक्रेसी नहीं थी, ऐसे में इस तरह की आशा करना बेमानी है। वहीं पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन के पूर्व एडिटर सिरिल अलमेडा ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट को रावलापिंडी यानी पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर को चेतावनी बताया है। वलीद ने इंस्टाग्राम पर एक लंबे वीडियो में दिल्ली के प्रोटेस्ट की बात करते हुए बताया कि पाकिस्तानी युवा भारतीयों से क्या सीखते हैं, क्या सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एहतजाज यानी प्रोटेस्ट करना है तो फिर बड़े लेवल पर करना चाहिए। पाकिस्तानी कभी इरादा ही नहीं दिखा पाते। पाकिस्तानियों का रवैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वे बस डिग्री लेने और देश छोड़ने की बात करते रहते हैं। यानी कि दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में भी तगड़ा प्रोटेस्ट और तगड़ा बवाल मचने वाला है। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने 60 देशों पर लगाया नया टैरिफ, इजराइल तक को भी नहीं छोड़ा। ईयू से न्यूजीलैंड तक मच गया बवाल। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के साथ व्यापारिक टकराव बढ़ाने वाला फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन, यूरोपीय संघ, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया समेत 60 व्यापारिक साझेदारों से आने वाले सामान पर 10% और 12.5% तक का नया टैरिफ लागू कर दिया है। अमेरिका ने अपने सबसे खास दोस्त इजराइल तक को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी टैरिफ का बम फोड़ डाला। अमेरिका का कहना है कि यह कदम उन देशों के खिलाफ उठाया गया है जहां जबरन मजदूरी, बोले तो फोर्स्ड लेबर से बने उत्पादों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं होती। ये नया टैरिफ अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत लगाया गया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल कानून के तहत लगाए गए अपने पुराने रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए थे, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में ही उनको रद्द कर दिया था। अब ट्रंप प्रशासन ने नया कानूनी रास्ता अपनाकर लगभग सभी आयातित सामान पर न्यूनतम टैरिफ बनाए रखने का प्रयास किया है। हालांकि कच्चा तेल, गैस, उर्वरक, कुछ खाद्य पदार्थ, विमान के पुर्जे और कुछ अन्य जरूरी उत्पादों को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। ऐसे में अगर इस टैरिफ को समझे तो इससे साफ पता चल रहा है कि भारत पर जो पहले से 15% का टैरिफ लगा हुआ था वो आज खत्म हो चुका है। दोस्तों, उसका आज आखिरी दिन था और आज के बाद से भारत पर 10% का टैरिफ लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी जानकारी थी अमेरिका की ओर से टैरिफ को लेकर। हालांकि इस पर भारत का क्या रिएक्शन रहता है दोस्तों, ये देखने वाली बात रहेगी। आपकी क्या इस पर राय जरूर कमेंट कीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, उधर सऊदी से परमाणु समझौता करके 24 घंटे में ही पलट गए ट्रंप। नई शर्त जोड़ी, कहा इजराइल से रिश्ते सुधारो सऊदी, तभी तुम्हारे साथ करेंगे न्यूक्लियर डील। जी हां, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच करीब 2 दशक से अटके परमाणु समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर हुए, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही यह डील अटक गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते में नई शर्त रख दी है, या यूं कहे कि नए शर्त को एड ऑन कर दिया है। उन्होंने कहा कि डील अभी आगे नहीं बढ़ेगी और डील तभी आगे बढ़ेगी जब सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होकर इजराइल से राजनयिक रिश्ते सामान्य करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन, बोले तो एनरिचमेंट की अनुमति नहीं मिलेगी। दोस्तों, वॉशिंगटन में हुए हस्ताक्षर समारोह में अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट शामिल हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप इस बात से नाराज थे कि राइट ने उनकी मंजूरी के बिना समझौते की घोषणा कर डाली। इसके बाद फॉक्स न्यूज और वॉल स्ट्रीट जर्नल में हुई आलोचना से उनकी नाराजगी और बढ़ गई। रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस ने ऊर्जा विभाग से समझौते की घोषणा टालने को कहा था, लेकिन विभाग ने हस्ताक्षर समारोह भी किया और मीडिया में इसकी जानकारी भी दी। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि अब्राहम अकॉर्ड्स की शर्त शुरू से ही ट्रंप की नीति का हिस्सा थी। वहीं ऊर्जा विभाग ने किसी भी मतभेद से इनकार किया। दोस्तों, ऐसे में ये जो अपडेट है, ये जो खबर है, ये बड़े सवाल खड़े करती है कि क्या अब पाकिस्तान और सऊदी भी इजराइल से दोस्ती करेंगे, क्योंकि सऊदी अगर इजराइल से दोस्ती करेगा तो क्या आने वाले समय में पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता दे देगा, क्योंकि सऊदी के लिए पीछे हटना अब काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यूके के प्रमुख रक्षा और सुरक्षा थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी रूसी के सीनियर एसोसिएट फेलो H.A. हेलियर का कहना है कि अगर वॉशिंगटन रियाद पर संबंधों को सामान्य बनाने के लिए दबाव डालने की कोशिश करता है तो इसके सफल होने की संभावना कम है। सऊदी अरब पिछले 30 वर्षों से जो कहता आ रहा है उसे पूरे तरीके से उलट फैसला नहीं ले सकता। वहीं बात पाकिस्तान की करे तो पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता न देने की नीति पर मजबूती से कायम और खड़ा दिखाई देता है। पाकिस्तान में अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने भी इस रुख में किसी भी बदलाव को फलस्तीनी मुद्दे के समाधान से जोड़ा है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि 1967 से पहले की सीमाओं पर आधारित एक व्यवहारिक, स्वतंत्र और अखंड फलस्तीनी स्टेट के गठन के बिना चीजें ठीक नहीं हो सकती। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या है निजी राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ बता दें,
बात करें भारत के अंदरूनी खबरों की तो सीजेपी के साथ अच्छे माहौल में हुई बातचीत। बैठक के बाद जेपी नड्डा का बयान। सीजेपी संघ बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनके साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, हमने उनकी बात बहुत अच्छे तरीके से सुनी है। तो वहीं आपको बता दें सीजेपी ने बड़ा अल्टीमेटम दिया, कहा सरकार के साथ हमारी कोई बात नहीं बन पाई है, हम आज भी टिके हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या फिर बर्खास्त किया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना धरना खत्म नहीं होगी। सरकार को 2 प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सीजेपी के 2 प्रवक्ताओं सौरभ दास और आशुतोष रांग ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले या फिर उनको बर्खास्त करे। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी 2 मांगों को मानने को तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर शनिवार दोपहर तक फैसला लेने की बात कही है। बातचीत के बाद केंद्रीय जेपी नड्डा ने भी कहा कि सरकार सीजेपी की 2 मांगों पर मानने को तैयार है। सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो धरना खत्म नहीं होगा। यह आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है और यह और तेजी से आगे बढ़ेगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल शिक्षा मंत्री है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री है, उन्हें हटाया जाना चाहिए। वे हमारे एजुकेशन सिस्टम के ध्वस्त होने का प्रतीक है, उन्हें जाना ही होगा, उन्हीं की वजह से हजारों लोग बाहर हैं। राहुल गांधी ने पैलेट गन से घायल छात्रों से मुलाकात की। वे एक घायल छात्र को साथ में लेकर मीडिया के सामने बातचीत करते दिखाई दिए। उन्होंने छात्र के हाथ में लगे घाव को भी दिखाया और ये बयान दिया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जिस प्रकार से ये नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजनीति करते नजर आ रही है विपक्षी पार्टियां और स्टूडेंट के रूप में सीजेपी पार्टी अपने आप को स्टूडेंट बताते हुए प्रोटेस्ट करती दिखाई दे रही है। और अब तो आपने वीडियोस भी काफी देखे होंगे कितने उपद्रव मचा रहे हैं दोस्तों सीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, जो पुलिस को घेर कर मार रहे हैं, वाटर कैनन को पुलिस की ओर कर दे रहे हैं, काफी मात्रा में उपद्रव मचाते दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये स्टूडेंट हो सकते हैं? देखते हैं आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय, अवश्य कमेंट करके बताएगा। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।